1920 का दशक, अमेरिका का शहर शिकागो, एक ऐसा शहर जहां कानून सिर्फ कागजों पर था, जहां अदालत किसी एक आदमी की जेब में थी और जहां पुलिस सिर्फ उसकी इजाज़त से चलती थी। और वो कोई नेता नहीं था, वो एक गैंगस्टर था। उसका नाम सुनते ही शिकागो की गलियों में सन्नाटा छा जाता था और जब वो अपना सूट पहनकर, मुंह में महंगी सिगार दबाकर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से निकलता था तो लोग रास्ते से हट जाते थे और उसके डर से वो थर थर कांपते थे। पुलिस उसकी गुलाम थी, पॉलिटिशियन उसकी मर्जी से फैसले लेते थे, जजों को वो अपनी जेब में रखता था। और वो कोई आम गैंगस्टर नहीं था, अपने आप में एक पूरा साम्राज्य था। शराब के धंधे पर, जुए की कमाई पर, वसूली के धंधे पर और खून खराबे पर खड़ा हुआ साम्राज्य। शिकागो में उसकी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी, वो ही वहाँ की सरकार था, वो ही पुलिस था, वो खुद अदालत भी था, यानी वो ही शिकागो का राजा था। 1920 की बात है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने शराब पर बैन लगा दिया। बाकी का डॉन्स ने तो इसे गवर्नमेंट का एक कानून मान लिया, लेकिन इस आदमी ने इसमें भी एक बहुत बड़ा मौका देखा, इल्लीगल शराब के कारोबार का मौका। और उससे इस डॉन ने इतनी कमाई की कि उसकी सालाना इनकम उस ज़माने में $60 मिलियन तक पहुंच गई थी। उसकी गैंग में उस वक्त लगभग 1000 गैंगस्टर काम करते थे और उनकी तनख्वाह देने में ही हर हफ्ते $3 लाख खर्च हो जाते थे। वो अपने क्रिमिनल एम्पायर को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाता था। लॉयल्टी यानी वफादारी उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर थी। जो भी उसका वफादार रहा उसे बहुत पैसा मिला, उसे बहुत पावर मिली और उसे बहुत प्रोटेक्शन मिली। लेकिन जिस किसी ने भी उससे गद्दारी की, उसे सिर्फ मिली दर्दनाक मौत। वो इतना खतरनाक था कि एक बार को अमेरिका ने उसे अपना पब्लिक एनिमी नंबर 1 घोषित कर दिया और उसे पकड़ने के लिए खुद राष्ट्रपति हॉबर्ट हूवर को सारी फेडरल एजेंसीज को एक साथ व्हाइट हाउस में बुलाना पड़ा। सबका एक ही मिशन था, कैसे इस आदमी को रोका जाए। इस इंसान से जब भी कोई उसके धंधे पर सवाल उठाता था तो वो मुस्कुराकर एक ही जवाब देता था, आई एम जस्ट अ बिजनेसमैन गिविंग पीपल व्हाट दे वांट। कौन था ये आदमी, किसकी है ये कहानी? ये कहानी है अमेरिका के पहले सुपरस्टार गैंगस्टर अल कैपोन की। उन्नीस 1920 का दशक आते आते इस अल कैपोन नाम के गैंगस्टर ने पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत शिकागो से नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के ब्रुकलिन शहर से। अल कैपोन के माँ बाप एक बेहतर जिंदगी की तलाश में इटली से यूएसए आए थे। उन्होंने 1893 में इटली छोड़ा और अमेरिका के ब्रुकलिन में आकर बस गए। उसके पिता का नाम था गैब्रियल कैपोन और पेशे से वो एक नाई थे। उसकी माँ का नाम था टेरेसा कैपोन और वो कपड़े सिलने का काम करती थी। इन दोनों के 9 बच्चे थे। अल कैपोन चौथे नंबर पे था। घर की आमदनी कम थी और लोग ज़्यादा थे, यानी घर में गरीबी का माहौल था। लेकिन अल कैपोन पढ़ने में तेज था, उसका दिमाग बहुत ही शार्प था। बस एक ही प्रॉब्लम थी और वो थी उसका गुस्सा। बचपन से ही उसका अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं था। एक दिन अल कैपोन जब 6ठी क्लास में था तो किसी बात पर सबके सामने टीचर ने अल कैपोन को पीट दिया। उस दिन पूरी क्लास ने अल कैपोन का गुस्सा देखा और उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने टीचर को पलटकर थप्पड़ मार दिया और उस दिन उसे स्कूल से निकाल दिया गया। 6ठी क्लास, बस यहीं तक अल कैपोन पढ़ाई कर पाया। अब स्कूल नहीं रहा तो उसने काम करके घर को सपोर्ट करने की सोची। कभी उसने कैंडी स्टोर में क्लर्क का काम किया तो कभी एम्यूनेशन प्लांट में मजदूर का काम। लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उसके अरमान बहुत बड़े थे और उसकी कमाई अभी बहुत कम। वो जल्द से जल्द अपनी गरीबी की ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहता था और फिर उसने अपना रास्ता ढूंढ भी लिया। उसके घर के आसपास की गलियों में कुछ गैंग्स एक्टिव थे। अल कैपोन उनसे जुड़ गया और उसके बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जॉनी टोरियो नाम का एक गैंगस्टर था जो 5 पॉइंट्स नाम के गैंग में था।
ये आदमी शिकागो के सबसे बड़े गैंगस्टर बिग जिम कोलिस्मो का भतीजा भी था। बिग जिम कोलिस्मो शिकागो के इल्लीगल धंधे का बेताज बादशाह था। दर्जनों वैश्यवृत्ति के ठिकाने उसके कंट्रोल में थे और ऊपर से उसके बहुत मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे। जॉनी टोरियो अपने फूफा के काम के सिलसिले में अक्सर ब्रुकलिन आया जाया करता था और एक दिन उसकी नज़र एक यंग शार्प माइंडेड लड़के पर पड़ी। पहली मुलाकात में ही टोरियो समझ गया कि ये लड़का काम का है और अल कैपोन को 5 पॉइंट गैंग में उसने शामिल कर लिया। टोरियो ज़्यादातर शिकागो में ही रहता था, इसलिए उसने अल कैपोन को अपने सबसे भरोसेमंद आदमी फ्रैंकी येल के अंडर रख लिया। फ्रैंकी येल इसकी गैंग की जितनी भी बार्स थी और जो भी उसके वैश्यवृत्ति के ठिकाने थे उनका वो मैनेजर था। अल कैपोन ने उसके अंडर काम करना शुरू किया। उसने यहाँ क्राइम वर्ल्ड की बारीकियाँ सीखनी शुरू की। शुरुआत में उसका काम था बाउंसर का, यानी किसी भी अनवांटेड लोगों को बार से बाहर रखने का। सिंपल सा नियम था कि धंधे में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन 1917 में एक रात ऐसी आई जिसने अल कैपोन को एक नया नाम दे दिया। वो ऐसा नाम जो आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। उस रात बाद में लेना नाम की एक औरत अपने भाई गुलाशियो के साथ पहुंची। अल कैपोन ने उसे देखा और ना जाने उसे क्या सूझी कि उसने उसके ऊपर गंदे कमेंट्स शुरू कर दिए। ये देखकर फ्रैंक गुलाशियो गुस्से में भड़क उठा। उसने अपना चाकू निकाला और अल कैपोन के चेहरे पर हमला कर दिया। 3 गहरे कट्स उसके चेहरे के बाईं तरफ लग गए। अल कैपोन को 30 टांके लगे। उसका ये घाव तो भर गया, लेकिन चेहरे का निशान कभी नहीं गया। 3 गहरे स्कार्स उसके चेहरे पर जिंदगी भर के लिए छप गए और उसी दिन से दुनिया उसे एक नए नाम से जानने लगी, स्कारफेस। जब भी वो कभी अपनी कोई तस्वीर खिंचवाता था तो वो चेहरे को बाईं तरफ से छुपा लेता था। वो दुनिया से कहता था, ये जख्म मुझे पहली वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में मिले हैं, उस वक्त जब मैं लॉस बटालियन का सिपाही था। इसी दौरान अल कैपोन की ज़िंदगी में प्यार आया। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मैरी जोसेफिन। अल कैपोन को उससे मोहब्बत हो गई और वो मोहब्बत इतनी गहरी हुई कि इन्हें दुनियादारी का होश ही नहीं रहा। शादी से पहले ही मैरी प्रेग्नेंट हो गई और इनका बेटा हुआ जिसे अल कैपोन ने सॉनी कैपोन का नाम दिया। अपने बेटे के जन्म के 26 दिन बाद सिर्फ 19 साल की उम्र में अल कैपोन ने मैरी से शादी कर ली। अब वो एक पति और एक बाप बन गया था और उसने फैसला किया कि वो क्राइम की दुनिया छोड़कर एक सीधी सादी जिंदगी जिएगा। वो बाल्टीमोर नाम की जगह शिफ्ट हो गया और उसने वहाँ एक बुक कीपर की नौकरी पकड़ ली। लेकिन इस काम में उसकी जो तनख्वाह थी वो इतनी कम थी कि उसके घर का खर्च भी नहीं चलता था। अल कैपोन अंदर से छटपटाता रहता था। उसके बड़े बड़े ख्वाब थे। उसे तो बहुत रईस बनना था और इस गरीबी की ज़िंदगी से बाहर निकलना था। थोड़े टाइम में अल कैपोन समझ गया कि इस नौकरी से तो वो रईस नहीं बन पाएगा और फिर एक दिन उसने ये नौकरी छोड़ दी और वो वापस जॉनी टोरियो के पास आ गया। लेकिन अल कैपोन इस बार एक बदला हुआ इंसान था। अब वो पहले जैसा सिर्फ एक बाउंसर नहीं था, अब वो एक बहुत खूंखार इंसान बन चुका था। पैसों के लिए वो किसी की भी जान ले सकता था। एक दिन की बात है, एक आदमी जुए में ढेर सारे पैसे जीतकर घर वापस लौट रहा था। अल कैपोन ने उसे लूटने की कोशिश की। उस आदमी ने उसका प्रतिरोध किया और वो किसी तरह अल कैपोन से छूटकर भागा। ये देखकर अल कैपोन को गुस्सा आ गया और उसने उसे गोली मार दी। वो आदमी वहीं ढेर हो गया और पैसों को लेकर अल कैपोन वहाँ से फरार हो गया। कुछ दिन बाद किसी और झगड़े में अल कैपोन ने अपने बॉस टोरियो के दुश्मन गैंग के एक गुर्गे को पीट कर अधमरा कर दिया। इन दोनों मामलों में अल कैपोन के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। उसके सर पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी। टोरियो ने देखा कि अगर अल कैपोन यहाँ रहा तो वो पकड़ा जाएगा। अल कैपोन टोरियो के लिए एक बहुत काम का आदमी था और वो नहीं चाहता था कि अल कैपोन पुलिस के हत्थे चढ़े। उसने अल कैपोन को शिकागो बुला लिया। अल कैपोन अपनी पत्नी और बच्चे समेत टोरियो के पास शिकागो चला गया। शिकागो उस वक्त एक अलग ही दुनिया थी। 1920 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्ट लागू हुआ था, जिसका मतलब था शराब पर पूरी तरह से बैन। कोई भी आदमी शराब नहीं बना सकता था, कोई उसे बेच नहीं सकता था और कोई उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता था।
इस रूल को लाने के पीछे अमेरिका की सरकार की नीयत बहुत अच्छी थी। वो नौजवानों को नशे से बचाना चाहती थी, लेकिन इसका नतीजा एकदम उल्टा हुआ। लीगल बार्स तो रातों रात बंद हो गए, लेकिन उनकी जगह गैरकानूनी और काले बाजार में बिकने वाली शराब ने ले ली। शिकागो तो वैसे भी शराबियों का शहर था। यहाँ बाकी अमेरिका के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा शराब की खपत होती थी। यहाँ के नेता करप्ट थे, यहाँ की पुलिस भी करप्ट थी। कानून नाम की चीज़ लगभग शिकागो से ख़त्म हो चुकी थी। और इस बैन के बाद एक बियर का बैरल जो $5 में बिकता था, वो अब $55 से भी ज़्यादा में बिकने लगा, यानी कि 11 गुना ज़्यादा कीमत पर बिकने लगा। जॉनी टोरियो की तो लॉटरी लग गई थी। उसने पुलिस को खरीद लिया था, उसने वहाँ के मेयर को भी खरीद लिया था, और बहुत सारे जजेस भी उसने खरीद लिए थे। अब उसके रास्ते में सिर्फ एक ही कांटा बचा था, और वो कांटा था उसका खुद का फूफा, माफिया डॉन जिम कोलिस्मो। जिम कोलिस्मो एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ जी रहा था। जिम कोलिस्मो हमेशा अपनी जेब में हीरे लेकर घूमता था, इसलिए उसका नाम बिग डायमंड कोलिस्मो भी लोग बुलाते थे। लेकिन अय्याशी के चलते अब वो अंदर से बदल चुका था। अब उसके अंदर पहले जैसा गुंडागर्दी करने वाला जिगरा नहीं था। उसने अपनी पहली पत्नी विक्टोरिया को तलाक दे दिया था और एक डेल विनर नाम की सिंगर से शादी कर ली थी। और शराब के अवैध धंधे में उसे बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा था। उसने टोरियो को साफ कह दिया कि इसमें उसका गैंग इन्वॉल्व नहीं होगा। टोरियो के लिए यह डिसीजन नाकाबिले बर्दाश्त था। उसके दिल में अपने फूफा के लिए जो थोड़ी बहुत लॉयल्टी थी, वो भी इस डिसीजन के बाद ख़त्म हो गई, और उसने फैसला ले लिया कि अब बिग जिम को रास्ते से हटाना ही होगा। और ये जिम्मेदारी उसने फ्रैंकी येल और अल कैपोन को दी। इन दोनों ने कई दिनों तक बिग जिम को फॉलो किया, और फिर 11 मई 1920 की दोपहर को फ्रैंकी येल और अल कैपोन इसके दफ्तर में घुसे और उन्होंने उसे वहीं गोलियों से भून दिया। डायमंड जिम की कहानी ख़त्म हो चुकी थी। बिग जिम के जाते ही शिकागो अंडरवर्ल्ड की कमान अब जॉनी टोरियो के हाथ में आ गई थी। बूट लेगिंग यानी अवैध शराब के काम पूरे जोरों से शुरू हो गया था। इसके बाद तो टोरियो ने कैपोन को अपना राइट हैंड बना लिया था। टोरियो ने कैपोन को एक बहुत ही ज़रूरी बात सिखाई। क्राइम सिर्फ हिंसा के लिए नहीं होता है, ये एक ऑर्गेनाइज बिजनेस है। टोरियो अपने राइवल से कहता था, वी डोंट वांट टू हैव एनी ट्रबल इफ़ वी कैन हेल्प इट। और कैपोन ने ये पार्ट अपने गांठ बांध लिया। हर मर्डर से पहले एक डील की कोशिश करो, पहले बात करो, पहले ऑफर दो, लेकिन अगर कोई फिर भी ना बोले तो उसे बेरहमी से मार डालो। रूल बहुत सिंपल था, शिकागो आउटफिट से शराब खरीदो या फिर अपनी जान गंवाओ। ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने ये रूल नहीं माना उन्हें बेदर्दी से मार दिया गया। 1920 के दशक में इस गैंग ने लगभग 100 लोगों को बम से उड़ा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, एक दो नहीं, पूरे 100 लोग। शिकागो में अब अल कैपोन की तूती बोलती थी। अमेरिका में शराब नहीं बन सकती थी, तो उसने अपना नेटवर्क कनाडा तक फैलाया और कैनेडियन बूटलेगर्स की मदद से अवैध शराब की स्मगलिंग शिकागो में की। 3 साल के अंदर अंदर उसने शिकागो के पार्क मैनर इलाके में एक 2 मंजिला 6 बेडरूम का घर खरीद लिया और अपनी पूरी फैमिली को वहाँ शिफ्ट कर दिया। उसने अपने भाइयों को भी इस काम में शामिल कर लिया। उसके 3 भाई थे और वो तीनों अलग अलग काम संभालने लगे। एक भाई था जेम्स, जो प्रोविजन एजेंट बन गया और सरकार के अंदर की खबर गैंग को लाकर देने लगा। दूसरा भाई था राल्फ, जो दारू का एक्चुअल धंधा संभालता था। और तीसरा भाई था फ्रैंक, जो पॉलिटिशियंस को मैनेज करता था। अब ये एक तरीके से उनका फैमिली बिजनेस था, बस प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट था। शराब की डिमांड इतनी थी कि कैपोन कभी भी सप्लाई पूरी नहीं कर पाता था। जब कोई उसके धंधे पर सवाल उठाता था तो वो मुस्कुरा कर कहता था, आई एम लाइक एनी अदर बिजनेसमैन, ऑल आई डू इज मीट सप्लाई एंड डिमांड। 1924 तक टोरियो और कैपोन की मंथली इनकम $1.5 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन नाम बढ़ने के साथ साथ उसके ऊपर अब कानून का शिकंजा भी कसने लगा था, जिसकी वजह से अब कैपोन अपने भाइयों के साथ शिकागो के सबर्ब सिसिलियो में शिफ्ट हो गया था। वहाँ का मेयर जोसेफ क्लेना था। वो तो पहले से ही कैपोन की जेब में था। एंटी अल्कोहल लॉस के बावजूद
कपोन वहां खुलेआम शराब बेचता था। इसके बाद अप्रैल 1924 में म्यूनिसिपल इलेक्शन आया। जोसेफ क्लेना की हार लगभग तय थी। इलेक्शन के दिन कपोन का भाई फ्रैंक कपोन अपने गुर्गों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचा और उसने वहां बोगस वोटिंग शुरू करवा दी। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो फ्रैंक ने 3 लोगों को गोली मार दी और एक का गला काट दिया। जब ये बात कोर्ट पहुंची तो जज ने इस पर एक्शन लिया और उसने 70 पुलिस वालों की एक टीम सिसिलियो भेजी। कई गाड़ियां एक साथ फ्रैंक कपोन को पकड़ने के लिए निकली। जब फ्रैंक ने देखा कि इतनी सारी गाड़ियां उसकी तरफ आ रही हैं तो उसे लगा कि शायद ये कोई दुश्मन का गैंग है जो उसे मारने आ रहा है। उसने उन गाड़ियों पर फायरिंग शुरू करवा दी। पुलिस ने भी उसका जवाब दिया और फ्रैंक का शरीर गोलियों से छलनी हो गया। इस इनकाउंटर में फ्रैंक कपोन तो मारा गया, लेकिन अल कपोन ने उस दिन अपना भाई खो दिया। लेकिन जोसेफ क्लेना इलेक्शन जीत गया और जीत के बाद कपोन की मनमानियां और भी बढ़ गई। अब सिसिलियो उसका नया अड्डा बन गया था। शिकागो के अंडरवर्ल्ड में उन दिनों 2 ही गैंग थे। एक था कपोन का गैंग शिकागो आउटफिट गैंग और दूसरा था नॉर्थ साइड गैंग, जिसकी कमान डीनो बेनियन नाम के एक आदमी के हाथ में थी। ये दोनों गैंग शिकागो पर कंट्रोल के लिए आपस में भिड़ते रहते थे, लेकिन कभी भी इनका झगड़ा एक बहुत बड़े लेवल तक नहीं गया। लेकिन 1924 में एक दिन अल कपोन ने डीनो बेनियन को उसी की फ्लावर शॉप में गोलियों से भुनवा दिया और उस दिन से शिकागो की गलियां खून से लाल होने लगी। नॉर्थ साइड गैंग ने अपने नए लीडर्स को चुना। इनमें हाइम वीस, विंसेंट रूकी और बक्स मोरान, ये 3 मेन लोग थे और उन्होंने एक साथ एक ही कसम खाई, अल कपोन को जान से मारने की कसम। जनवरी 1925 की बात है। नॉर्थ साइड गैंग ने अल कपोन पर हमला किया। इस हमले में अल कपोन की बाल बाल जान बची, लेकिन नॉर्थ साइड गैंग रुका नहीं। इस हमले के ठीक 12 दिन बाद जॉनी टोरियो पर भी जानलेवा हमला हुआ। टोरियो बुरी तरह घायल हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो अंदर से टूट गया। रिकवर होने के बाद उसने फैसला किया कि अब ये गुंडागर्दी और माफियागिरी बहुत हो गई, अब मैं क्राइम वर्ल्ड से कोई नाता नहीं रखूँगा। उसने अपने गैंग का पूरा कंट्रोल अल कपोन को सौंप दिया। उस वक्त अल कपोन की उम्र सिर्फ 26 साल की थी और 26 साल की उम्र में वो बन गया था शिकागो आउटफिट गैंग का बेताज बादशाह। बॉस बनते ही अल कपोन ने अपने गैंग को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपने गैंग में ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को भी शामिल करना शुरू कर दिया। उसने शिकागो शहर के बाहर जो दूसरे गैंग थे उनसे भी दोस्ती बनानी शुरू कर दी। 1926 तक उसने अपने गैंग में 1000 से ज़्यादा लोग भर्ती कर लिए थे और इन लोगों की सैलरी में वो हफ्ते के $3 लाख खर्च करता था। अमेरिका में उस वक्त बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भी अपने एम्प्लॉय की सैलरीज में इतने पैसे खर्च नहीं करती थी। लेकिन अल कपोन की ये दुनिया कोई कॉर्पोरेट दुनिया तो थी नहीं। यहाँ कॉर्पोरेट रूल्स भी नहीं चलते थे। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी जिसकी अहमियत थी, और वो थी वफादारी। जो वफादार रहा उसे अल कपोन ने बहुत सारा पैसा दिया, बहुत पावर दी, और जिसने गद्दारी की उसे सिर्फ दी मौत। अल कपोन खुद कहता था, मेरे आदमी पैसे से ज़्यादा मेरे डर की वजह से मेरे साथ हैं। और फिर एक रात ऐसी आई जिसने दुनिया को अल कपोन के लॉयल्टी का असली मतलब समझा दिया। उसने अपने 3 करीबी साथियों को अपने घर डिनर पर बुलाया। इनके नाम थे एल्बर्ट एंसेल्मी, जॉन स्कैलाइज और जोसेफ ग्वाइंटा। डिनर में खाना बहुत ही शानदार था। वहाँ बहुत ही महंगी शराब सर्व की गई। पूरा जश्न का माहौल था। कपोन ने सबके सामने स्पीचेस दी। उसने लॉयल्टी की बात की। उसने कहा कैसे हम सब लोग आपस में भाई हैं और भाई भाई के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। सब हंस रहे थे, सब खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और फिर खाने के बाद अल कपोन ने एक बेसबॉल का बैट उठाया और उस बैट से उसने उन तीनों को एक एक करके खुद अपने हाथों से पीट पीट कर जान से मार डाला। ये काम उसने सबके सामने किया क्योंकि उसे पता था कि ये तीनों उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। यही था अल कपोन का लॉयल्टी का मतलब। बॉस बनने के बाद अब उसकी कमाई आसमान छूने लगी थी। उस दौर के न्यूज़पेपर्स के मुताबिक उसकी सालाना इनकम अब $60 मिलियन तक पहुंच गई थी। उसने शिकागो के डाउनटाउन में मेट्रोपोल होटल के एक आलीशान सूट में अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। कस्टम सूट्स,
महंगी ज्वेलरी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, मुंह में महंगी शिगार। वो जहाँ जाता था मीडिया उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती थी। उसकी हर छोटी बड़ी खबर, एक्टिविटी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती थी। उसे जैज़ म्यूज़िक का बहुत शौक़ था और वो हर स्पोर्टिंग इवेंट को अटेंड करता था और वो इन सब चीज़ों पर खुले दिल से पैसे भी लुटाता था। लोग उससे डरते भी थे और उससे फैसिनेट भी होते थे। शिकागो का एक बड़ा तबका उसे गैंगस्टर नहीं मानता था, बल्कि वो उसे रॉबिन हुड समझता था, यानी दरिया दिली और दरिंदगी का संगम एक साथ। यही कॉकटेल था जिसने कपोन को अमेरिका का पहला सेलिब्रिटी गैंगस्टर बना दिया था। कानून उसकी जेब में था, उसने पुलिस को खरीदा हुआ था, जजेस भी उसकी जेब में थे और पॉलिटिशियंस उसकी मर्जी से ही चलते थे। शिकागो में कपोन की एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। जो भी कपोन से टकराता था उसे मिटा दिया जाता था। 1926 की बात है। सिसिलियो में विलियम नाम का एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर था जिसे लोग हैंगिंग प्रोसिक्यूटर भी कहते थे। वो उसे ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वो सभी मर्डर के मुकदमे हमेशा जीतता था। उसने भी कपोन को हत्या के एक मामले में सज़ा दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि अल कपोन क्या चीज़ है। दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये केस हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे अल कपोन के दुश्मन अब बढ़ रहे थे। उसका दुश्मन अब सिर्फ नॉर्थ साइड गैंग ही नहीं था, बल्कि एक और आदमी अब उसका कट्टर दुश्मन बन चुका था, जिसका नाम था जो आइलो, और ये भी एक गैंग का लीडर था। जब वो कपोन को सीधा मारने की कोशिश में नाकाम रहा तो उसने एक दूसरा रास्ता निकाला। अल कपोन का एक फेवरेट रेस्टोरेंट था बेला नेपोली कैफ़े। एलियो वहाँ के शेफ से मिला और उसने उसे एक ऑफ़र दिया। उसने बोला कि मैं तुम्हें $35,000 दूंगा, बस तुम्हें एक काम करना है, और वो ये कि अल कपोन के सूप में प्रूसिक एसिड मिला दो। शेफ ने तो वो ऑफ़र लेने से मना कर दिया और साथ ही उसने ये बात जाकर अल कपोन को बता दी। इस वजह से आइलो का ये प्लान वहीं धाराशायी हो गया। फिर उसने अपनी अगली चाल चली। उसने अल कपोन के ही 3 आदमियों को लालच दिया और ये तीनों आदमी वही थे जिन्हें बाद में अल कपोन ने अपने घर बुलाकर मार डाला था। उसने उन्हें कहा कि अगर वो अल कपोन को मारने में उसकी मदद करेंगे तो वो उन्हें शिकागो आउटफिट की लीडरशिप दे देगा। लेकिन अल कपोन के बॉडीगार्ड फ्रैंक रियो को उसकी भनक पड़ गई और वो तीनों अल कपोन द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। 1987 में शिकागो में फिर से मेयर के लिए इलेक्शन हुआ। इस बार अल कपोन ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया जिसका नाम था विलियम हेल। कपोन ने उसके कैंपेन में लाखों डॉलर्स लगाए। जहाँ जहाँ भी हेल के विरोधी मजबूत थे वहाँ उसने बॉम्ब अटैक करवा दिए। इनमें 15 लोग मारे गए। पूरा शिकागो इस घटना से डर गया था और डरे हुए लोगों ने हेल को वोट दे दिया। हेल वो इलेक्शन बड़े आराम से जीत गया। अब अल कपोन पूरी तरह से बेखौफ था। अब सरकार आंखें मूंदे बैठी थी, पुलिस भी चुप थी, जजेस पैसे खाकर उसका केस रफा दफा कर रहे थे। 1920 से 30 तक शिकागो में अल कपोन के इशारे पर 200 से ज़्यादा हत्याएं हुई, लेकिन पुलिस ने इसकी तरफ एक भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन 1929 में एक ऐसी घटना हुई जिसने अल कपोन के खात्मे की कहानी शुरू कर दी। नॉर्थ साइड गैंग में अब सिर्फ एक ही लीडर बचा था, बग्स मोरान। हाइम वीस मारा जा चुका था, विंसेंट रूकी भी मारा जा चुका था। अब कपोन मोरान को भी ख़त्म करना चाहता था। मोरान की डेली एक्टिविटीज़ ट्रैक करने के लिए अल कपोन के आदमियों ने 2122 नॉर्थ क्लार्क स्ट्रीट पर एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। इस अपार्टमेंट की खासियत ये थी कि इसके ठीक सामने मोरान का हेडक्वार्टर था। इस अपार्टमेंट की वजह से मोरान की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी। 14 फरवरी 1929 की बात है। ये वैलेंटाइन डे का दिन था। सुबह का वक्त था। अल कपोन के 4 गनमैन पुलिस ऑफिसर्स के वेश में मोरान के ठिकाने पर पहुंचे। ये एक फेक पुलिस रेड थी। उस वक्त मोरान तो वहाँ नहीं था, लेकिन उसके 7 आदमी वहाँ पर थे। इन नकली पुलिस वालों ने उन 7 लोगों को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया और फिर पीछे से इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 7 के 7 वहीं ढेर हो गए। इनको इतनी गोलियां मारी गई थी कि जब असली पुलिस वहां पहुंची तो इनकी लाशों को देखकर वो भी कांप गए थे। अगले दिन इनकी तस्वीरें सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर के हेडलाइंस के तौर पर वहाँ के न्यूज़पेपर्स में छपी। जब लोगों ने ये तस्वीरें देखी और न्यूज़पेपर पढ़ा तो पूरा अमेरिका दहल गया। कपोन जानबूझकर उस दिन फ्लोरिडा में था अपने किसी जानने वाले के साथ।
वो अपना प्रूफ तैयार कर रहा था कि इस घटना वाले दिन तो वो शहर में था ही नहीं और इसका इन हत्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी इस घटना के बाद वो अमेरिका का पब्लिक दुश्मन नंबर 1 बन गया। इस घटना के बाद से शिकागो के लोग गुस्से में भर गए और अल कैपोन, जो कल तक बहुत सारे लोगों के लिए रॉबिन हुड था, आज पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गया था। अदालत ने उसे समन भेजा, फेडरल प्रोविजन वायलेशन का केस, क्योंकि उन 7 लोगों के खून में तो अल कैपोन का डायरेक्ट रोल साबित नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये रास्ता निकाला। अल कैपोन ने बीमारी का बहाना बनाया और हाजिर होने से इनकार कर दिया। अल कैपोन समझ गया था कि गड़बड़ हो चुकी थी और अब उसे अपनी इमेज बचाना था, तो उसने एक नया दाव खेला। उसने चैरिटी करना शुरू कर दिया। उन दिनों अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन की मार झेल रहा था। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अल कैपोन ने शिकागो में सूप किचन्स खुलवाई। वो हर रोज़ 3500 लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता था। अखबारों में इस बारे में बहुत छापा गया, अल कैपोन गरीबों का मसीहा। लेकिन वो 7 लाशों की तस्वीर अल कैपोन लोगों के दिमाग से नहीं निकाल सका। मई 1929 में उसे गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और उसे 1 साल की सज़ा हुई। इसके बाद तो उस पर होने वाले केसेस रुके ही नहीं। अल कैपोन अपने काम में बराबर एक्टिव रहा। जो एलियो, जो बार बार अल कैपोन को मारने की कोशिश कर चुका था, अब अल कैपोन ने उसे रास्ते से हटाने की ठान ली थी। अल कैपोन के आदमी एक अपार्टमेंट में छुपकर बैठे थे। उन्होंने घात लगाकर सामने वाली बिल्डिंग में गोलियां चलाई और एलियो को जान से ख़त्म कर दिया। लेकिन अब तक हालात काफ़ी कुछ बदल चुके थे। शिकागो के लोग इन सब खून खराबे से थक चुके थे। अल कैपोन के लिए लोगों का फैसिनेशन अब नफरत में बदल चुका था। वैलेंटाइन डे वाले खून खराबे के बाद से मेयर विलियम हेल के ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठ चुका था। सबको पता था कि अल कैपोन और हेल दोनों की आपस में सांठगांठ है। 6 अप्रैल 1931 को मेयर का इलेक्शन थॉमस हेल हार गया। वैलेंटाइन डे मैसेकर अब सिर्फ एक गैंग किलिंग नहीं थी, वो घटना थी जिसने शिकागो की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल दी थी और अमेरिका के सबसे बड़े गैंगस्टर के पतन की शुरुआत भी इस घटना ने कर दी थी। अब तो बात इतनी बढ़ चुकी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति हेरबर्ट हूवर को दखल देना पड़ा। उन्होंने व्हाइट हाउस में सभी फेडरल एजेंसीज के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। इस मीटिंग में एक ही ऑर्डर पास हुआ, किसी भी कीमत पर अल कैपोन को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डालने का डिसीजन। अमेरिका की ट्रेजरी और जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। अल कैपोन के ऊपर इनकम टैक्स के केसेस चलाओ। अगर उसे गन से नहीं मारा जा सकता है तो उसे कलम से मारो। और इस बार राष्ट्रपति ये जिम्मेदारी सिर्फ ईमानदार ऑफिसर्स को देना चाहते थे, क्योंकि अल कैपोन का पुराना हथियार था कि वो ऑफिसर्स को खरीद लेता था। लेकिन इस बार उसका यह हथियार नाकाम रहा। इन ऑफिसर्स को कोई नहीं खरीद पाया, इसलिए इन ऑफिसर्स का नाम रखा गया द अनटचेबल्स और इसको लीड कर रहे थे इलियट नेस नाम के एक ऑफिसर। टैक्स इवेजन का केस IRS एजेंट फ्रैंक विल्सन ने बनाया। कई महीनों तक अल कैपोन की हर ट्रांजैक्शन को खंगाला गया, हर लेन देन को चेक किया गया, हर पेपर ट्रेल को फॉलो किया गया। इस पूरे केस पर आगे चलकर 1987 में इन्हीं ऑफिसर्स की कहानी के ऊपर हॉलीवुड में एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द अनटचेबल्स। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये पिक्चर भी जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है। जून 1931 आते आते अल कैपोन पर एक साथ 22 टैक्स इवेजन के केसेस दर्ज किए गए। 17 अक्टूबर 1931 को उसके खिलाफ फैसला आ गया, उसे दोषी करार दिया गया और उसे 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वो आदमी जिसने शिकागो में पैरेलल गवर्नमेंट चलाई थी, जिसके इशारे पर जजेस फैसले लिया करते थे, आज वही आदमी कटघरे में खड़ा था और उस वक्त उसकी उम्र थी महज 33 साल। जेल में जाकर वो बीमार रहने लगा था। वैश्याओं के साथ अय्याशी करते हुए उसे कई बीमारियां भी लग चुकी थीं। अगस्त 1934 में उसे USA की सबसे खतरनाक जेल भेज दिया गया, अल्काट्राज फेडरल जेल। ये जेल सैन फ्रांसिस्को के समुद्र के बीचों बीच बनी हुई थी। यहाँ किसी का भी कोई रसूख का सवाल ही नहीं होता था। यहाँ किसी का इन्फ्लुएंस की कोई गुंजाइश नहीं थी, किसी करप्शन की कोई जगह नहीं थी। यहाँ कैपोन के पैसा नहीं चलता था और कैपोन का नाम भी नहीं चलता था। 23 जून 1936 की बात है। अल्काट्राज के एक कैदी जेम्स C. लुकास ने अल कैपोन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में उसकी जान तो बच गई, लेकिन ये एक साफ सिग्नल था कि अब अमेरिका के सबसे बड़े गैंगस्टर का खौफ
लोगों के दिमाग से ख़त्म हो चुका था। अल्काट्राज में उसकी बीमारियां बढ़ने लगी थी। पहले उसे सिफिलिस हुई, फिर उसे न्यूरोसिफिलिस हो गई। इसका मतलब है उसके दिमाग को नुकसान होना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो चीज़ें भूलने लग गया। कभी कभी तो उसे ये भी याद नहीं रहता था कि वो कौन है और वो यहाँ क्यों है और वो कहाँ है। जो आदमी कभी शिकागो के अंडरवर्ल्ड का बादशाह था, जिसके नाम से पूरा शहर कांपता था, जिसकी मुट्ठी में कितने ही नेता थे, पुलिस थी, माफिया था, वो अब खुद अपनी यादों से लड़ रहा था। 16 नवंबर 1939 को उसकी पत्नी की अपील पर उसको पेरोल मिल गई। उसे बाल्टीमोर के जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल ने उसका इलाज करने से ही मना कर दिया। कारण था उसकी बदनाम छवि और क्रिमिनल पास्ट। इसके बाद उसके लिए पर्सनल फिजिशियन रखा गया, लेकिन उसकी सेहत में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं आया। 1946 में डॉक्टर्स ने उसको चेक करने के बाद कहा कि अल कैपोन की मेंटल कैपेसिटी अब एक 12 साल के बच्चे जैसी हो गई है। इमेजिन कीजिए, एक 12 साल के बच्चे का दिमाग। किसका? उसी अल कैपोन का जिसने एक दशक तक शिकागो पर राज किया था। 25 जनवरी 1947 को पाम आइलैंड मियामी में अपने घर में हार्ट फेलियर होने की वजह से अमेरिका का पहला सेलिब्रिटी गैंगस्टर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। 6ठी क्लास तक पढ़ा हुआ एक लड़का, ब्रुकलिन की गरीब गलियों से निकला हुआ एक लड़का, और एक वक्त पूरे अमेरिका को डराने वाला ये लड़का। लेकिन आखिर में ना उसके पैसा काम आया, ना उसकी पावर, और ना ही उसका साम्राज्य। उसके पास था सिर्फ अकेलापन, बीमारी और कई भूली हुई यादें। अगर अल कैपोन की ये कहानी आपको हैरान करती है तो 3 नाम और याद कर लीजिए। पैब्लो एस्कोबार, जिसने दुनिया के कोकीन ट्रेड को अपनी मुट्ठी में रखा और जिससे सरकारें टकराने से पहले 100 बार सोचती थी। मैं ये कहानी आपको पहले सुना चुका हूँ। और दूसरा एल चैपो, जिसने दुनिया की सबसे सिक्योर जेल से सुरंग खोदकर भागने का कारनामा कर दिखाया था। ये कहानी आपको मैं किसी अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। और ग्रिसेडेला ब्लैंको, वो खौफनाक कोकीन गॉडमदर, जिसने अपने ड्रग एम्पायर के लिए अपने ही 3 पतियों को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी भी आगे चलते हुए हम कवर करेंगे। तीनों की कहानी एक ही बात बताती है, हमारे कर्म हमेशा हमें अपने किए का फल देते हैं। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करूंगा। मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार और जय हिंद।